गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइज, आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स की। कहने का मतलब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो चल रहा था, उसमें हमने 2.2 तक एक्सरसाइज 2.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज गाइज मैं बात करने वाला हूँ 2 पॉइंट से आगे कुछ कंसेप्ट है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए कंसेप्ट क्या है। संख्याएं, संख्याओं की अपरिमेयता, संख्याओं की अपरिमेयता का प्रमाण। कहने का मतलब हो गया कि हमें क्या करना है, जो संख्याएं हैं उस संख्याओं के बारे में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, फिर उसके अलावा हम संख्याओं की अपरिमेयता का प्रमाण पढ़ेंगे। प्रमाण में क्या दिया हुआ है कि कहने का मतलब सत्यापन, उसका जो प्रमाण है वो क्या है, वो परिमेयता कह रहा है, अपरिमेयता। लेकिन हम तो क्या पढ़ेंगे, अपरिमेयता के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए हम गाइस बात कर रहे हैं, स्टार्ट बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि देखिए बिल्कुल आसानी से समझना है। ये हमारे पास जो अपरिमेय का शब्द है, इसमें देखिए एक शब्द है अपरिमेय, अपरिमेय, और हम संख्याओं के बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या। अब ये देखो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जो संख्याएं, वे संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड, कहने का मतलब जो अभाज्य रूप में होती है उनका क्या होता है, अंडर रूट होता है। जैसे मान लो 2 है, हमारे पास कितना है, 3 है। इस प्रकार की जो हमारे पास संख्याएं हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ये रूट में लिखी हुई है, कहने का मतलब ये रूट लिखा हुआ है। तो मैं क्या दे देता हूं कि इनको कोई भी नाम दे दिया, पी। क्या है, पी, और ये मैंने क्या लगा दिया, रूट। तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्याओं का जो अपरिमेयता का परिमाण है उसमें हमने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया, जहां हमारा पी क्या है, अभाज्य संख्या है। पी क्या है, अभाज्य संख्या। ये हमारा है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये हमारे पास में छोटा सा बात हो गया कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें जो बुक है उस बुक में एक कथन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक कथन दिया हुआ है, और वो कथन किस प्रकार से है, वो कथन यहाँ पे किस प्रकार से दिया हुआ है कि माना, देखना ये शायद आपके दिया हुआ है, शायद क्या है, कन्फर्म ही है, 2.3 परिमेय के नाम से दिया हुआ है। 2.3 परिमेय के नाम से ये दिया हुआ है। तो उसमें देखो क्या हमें क्या करवा रहा है, माना पी क्या है, अभाज्य संख्या। अभी हमने क्या बात की थी कि अभाज्य संख्या, माना पी अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब माना एक पी अभाज्य संख्या है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो पी ए स्क्वायर को, पी अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है। तो माना पी अभाज्य संख्या है, ठीक है, ए धनात्मक पूर्णांक है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो ए को बी विभाजित करेगी। ये कथन हमें समझना है। देखो किस प्रकार से समझेंगे कि हमें पी संख्या कोई अभाज्य संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है, अभाज्य संख्या। मैंने मान लिया कि पी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये पी हमारी
अभाज्य संख्या है तथा a धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक ये तो आप समझते हैं ना, पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती है। सर ये तो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो कौन सी ले रहा है, उसमें भी धनात्मक वाली लेता है, जीरो से इधर की जो धनात्मक संख्याएं हैं। पी ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। पी क्या करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। यानी देखिए ये जो हमारा पी है ये ए स्क्वायर को विभाजित करता है। कैसे कि जैसे मानो मैंने ये ले लिया, ए का मान 6, ए का मान कितना ले लिया, 6 ले लिया। यही तो कह रहा है कि ए धनात्मक पूर्णांक है। अब ए का मान आप कितना लो, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, कितना भी, अनंत तक। कितना धनात्मक में अनंत तक ले सकते हैं, ये अनंत तक हम ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कितना ले लिया, 6 ले लिया। अब 6 में 6 का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब इसको पी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। पी क्या है, अभाज्य संख्या 2 है, ये 2 ले ली। इस 36 को 2 विभाजित करेगा कितना आएगा, 18 आएगा। सर ये क्या था, ए का स्क्वायर था, लेकिन ए का मान कितना लिया हमने, 6 लिया। तो 6 को विभाजित कर रहा है क्या, पी कर रहा है। सर पी 6 को विभाजित कर रहा है। कैसे देखो, यहां पे मैं ले लेता हूं ए बराबर कितना ले लिया मैंने, 5 ले लिया। ये ए बराबर 5 ले लिया। अब क्या कह रहा है कि पी का मान मैंने ले लिया, सपोज दैट 2, ये 2 ले लिया। ए स्क्वायर को पी है वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ए स्क्वायर को विभाजित, ए का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। सर 25 विभाजित कर रही है, 25 को 2 नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ए बराबर मैंने कितना ले लिया सर, ये मैंने ले लिया 4 ले लिया। और पी का मान कितना ले लिया, 2 ले लिया। जरूरी नहीं कि 2 ही है, 3 भी ले सकते हैं आप, ये एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ए का मान कितना ले लिया 4, पी का मान कितना ले लिया 2। अब ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब ये है ए स्क्वायर को पी विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है ना, कर दिया साहब। कितनी बार, 8 बार। अब ये कह रहा है कि ए स्क्वायर को यदि विभाजित करता है पी तो ए को भी करेगा। अब यहां देखो ए स्क्वायर को विभाजित कर दिया तो किसको करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 4 में 2 का भाग जा सकता है। अब यहां देखो ए स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो यहां देखो ए को भी विभाजित करेगा क्या, नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। अब यहां पे देखो हमारे पास ए कितना था, 6 का स्क्वायर 36। अब इस ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना पी, कर दिया सर। ए स्क्वायर को कर रहा है तो किसको करेगा, ए को भी करेगा। ये कंसेप्ट हमें कंफर्म है कि सर ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो उस ए को भी विभाजित करेगा, ये हमें पता है, ये हमने समझ लिया। अब देखो इसको किस प्रकार से लिखा हुआ है अपनी बुक में, बिल्कुल सिंपल भाषा में हमने समझ लिया। अब देखो बुक में कैसे लिखा हुआ है कि माना ए धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, माना ए धनात्मक पूर्णांक, ए है हमारा धनात्मक पूर्णांक। अब सर ए धनात्मक पूर्णांक है तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये जो ए है ये धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब ए धनात्मक पूर्णांक P1 है, P2 है, P3 है। अब देखो कैसे, ये 6 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब इसको ऐसे 2 गुणा 3 में विभाजित कर सकते हैं क्या भाई, 2, ये इसको मैंने मान लिया P1, इसको मान लिया P2, ठीक है। P1 P2 आगे जैसे मान लो 3 आएगा तो P3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। भाई जो धनात्मक पूर्णांक है उसको हमने किसके रूप में लिख दिया, अभाज्य संख्याओं के रूप में फैक्टर करके लिख दिया, गुणनखंड करके लिख दिया। अब देखो जैसे मान लो मैं लिख देता हूं 2 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजा 35, 35 दूनी 70, ये मैंने 70 लिख दिया। ये क्या है, पूर्णांक संख्या तो है भाई, ए क्या है, पूर्णांक संख्या, इसको मैंने मान लिया ए, ठीक है। और इसको मैंने क्या मान लिया, 2 को P1 मान लिया, इस 5 को क्या मान लिया, P2 मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, P3 मान लिया। सर P1 P2 P3 और डैश डैश Pn। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएंगी,
अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। होंगी या नहीं होंगी? होंगी सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, ए कोई धनात्मक पूर्णांक, उसको हमने क्या लिख दिया? P1, P2, P3 और Pn, ये लिख दिया हमने सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ए है, इसको क्या कर दिया मैंने? इसका स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा भाई? यहां था 2 गुणा 5 गुणा 7, ये कितना था? 70 के बराबर है। अब मैं ये कहूं कि 70 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे? 70 गुणा 70, मतलब इसको 2 बार रिपीट कर दोगे। कैसे? 2 गुणा 5 गुणा 7, ये 70 हो गया। 2 गुणा 5 गुणा 7, ये 70 हो गया। अब ऐसे ही मैंने क्या किया? ए के बराबर ये मान लिया, तो ए स्क्वायर के बराबर क्या मानूंगा? P1, P2, P3 डैश डैश Pn, P1, P2, P3 डैश डैश Pn, ये आएगा भाई। ए स्क्वायर का मान यही आएगा। अब ये ए स्क्वायर का मान है, तो इसका मतलब ये ए को क्या करता है? विभाजित करता है, भाग करता है। भाई ये हमने कहा था कि 70 है। अब इस 70 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 5 गुणा 7 है। तो 7 70 को विभाजित करता है क्या? सर 70 को 7 विभाजित करता है। कितनी बार करता है? 10 बार करता है। सर 70 को 2 विभाजित करता है क्या? सर करता है। कितनी बार? 35 बार करता है। सर 70 को 5 विभाजित करता है क्या? करता है सर, 5 भी करता है। कितनी बार करेगा? 5 एकम 5, 2 बचेगा 20, 5 20, 14 पंजो 70, ये सर विभाजित। कहने का मतलब हो गया कि सर ए स्क्वायर है, उस ए स्क्वायर को P1, P2, P3, Pn क्या करेंगे? विभाजित करेंगे सर। ए स्क्वायर को P1, P2, P3, Pn विभाजित करता है। विभाजित करता है तो इनमें से कोई अभाज्य संख्या माना P है। भाई मैंने ये कह दिया कि ए स्क्वायर को ये विभाजित करता है, ये हमने अभी समझा है। तो क्या है? विभाजित करता है, तो इनमें से कोई अभाज्य संख्या माना P है। P हमारी कोई भी अभाज्य संख्या है। वो P अभाज्य संख्या क्या है? इसमें से है P1, P2, P3, Pn, इनमें से कोई भी संख्या है। जैसे 2, 3, 5, 7, ऐसे ये संख्या है। इनमें से कोई भी एक संख्या है जिसको मैंने ले लिया P। अब वो P ए स्क्वायर को विभाजित करेगा क्या? सर P है, वो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा क्या? करेगा सर, ये तो 100% है। क्यों करेगा? क्योंकि अभी हमने समझा था कि ये हमारे क्या हैं? 2 गुणा 5 गुणा 7, ये किसको करते हैं भाग? 70 को। बस 70 के स्क्वायर को विभाजित करते हैं, ये मैंने ले लिया। दूसरा मैंने क्या लिया? 70 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा मैंने? 2 गुणा 5 गुणा 7, और क्या लिख दिया? 2 गुणा 5 गुणा 7। अब मैं ये कहूं कि हमारे पास कोई जो अंक है वो क्या है? 5 है। कोई अंक क्या है? 5 है। वो किसको विभाजित करता है? 70 के स्क्वायर को। किसको? 70 के स्क्वायर को। 70 का स्क्वायर कितना हो गया? 4900। ये हो गया। अब 70 के स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, 70 के स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। देखो कितनी बार करता है? 5 से करो, 5 ना 45, कितना बच गया? 4, 5 8 40, कितना बच गया? 0, 980 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने कोई भी एक फैक्टर लिया, वो फैक्टर इसके स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसके मान को भी विभाजित करेगा क्या? भाई ए है, उस ए के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ए को भी विभाजित करेगा क्या? देख लो 70, ये हमारे पास क्या है? 70। सर ये 70 के स्क्वायर को तो विभाजित कर रहा है, लेकिन 70 को हम चेक करते हैं। 5 से भाग दो, 5 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 14 बार। 14 पंजू 70। इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सर ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, वो किसको भी करेगा? ए को भी करेगा। किसको करेगा? ए को भी करेगा। ये हमारे पास कंसेप्ट हो गया।
कि ये क्या है, संख्या का मान इनमें से कोई अभाज्य संख्या का मान क्या है, p है। तो p a स्क्वायर का गुणनखंड है। अतः p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मैं यहां लिख देता हूं भाई, p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 1 को भी विभाजित करेगा। ये हमारा क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया। आ गया समझ में? बिल्कुल आसानी से सर, बिल्कुल आसानी से एक पॉइंट पे हमने बात किया है, तो सर बिल्कुल समझ में आ गया तो लाइक करो और आगे देखते रहो। बिल्कुल आसानी से हम समझेंगे, पूरे एग्जाम्पल समझेंगे। अब देखते हैं, अब हमारे पास ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे मान लो हमें एग्जाम्पल नहीं, प्रमेय के रूप में दिया हुआ है। देखो बुक में तो ये लिखा हुआ है प्रमेय 2.4। अब उसमें क्या दिया हुआ है, प्रमाणित कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमें क्या करना है, प्रमाणित करना है। कहने का मतलब हो गया कि हमें क्या देना है, प्रमाण देना है सर। तो प्रमाण देने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये हमारे पास दे दिया 2.4 का कथन कि प्रमाणित कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, ये हमें कंसेप्ट देना है। तो इसके लिए देखो हम किस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे, बिल्कुल आसानी से समझना। क्या किया कि मैंने कहा कि माना √2 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे गेम खेलते तो हम देखते हैं भाई मैं ड्राइवर हूं, बिल्कुल आगे से गाड़ी आ रही तो मैं इधर घुमाऊंगा इधर, तो वैसे ही हमें क्या करना है, मानना है। मानने की थोड़ी पैसे लग रहे, तो हम मान लेंगे। माना √2 क्या है, परिमेय संख्या है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब √2 परिमेय संख्या है तो हमारे पास, ये मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, आंसर दे रहा हूं, ठीक है। माना √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो a व b कोई पूर्णांक क्या है, a व b कोई क्या है, पूर्णांक। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा तो बता देना, ठीक है। एक एक शब्द मैं लिखूंगा। √2 परिमेय संख्या है तो a व b कोई पूर्णांक है। अब a व b क्या है, कोई पूर्णांक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, √2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में। और क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0, कि सर परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में प्रदर्शित करते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और ये हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो यहां मैंने p/q की जगह क्या ले लिया, a/b ले लिया। तो सर हमने क्या माना था कि माना ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम इसको भी तो लिख सकते हैं ना सर p/q के रूप में, मतलब a/b के रूप में, और b नॉट इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखो बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। अब यहां पे मैंने एक बात और लिख दी, क्या लिख दिया, a व b के सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है।
कहने का मतलब क्या हो गया सर, ए और बी है हमारे, ए बटा बी लिख दिया हमने। अब इस ए और बटा बी में ए व बी के सहभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब समान गुणनखंड नहीं है। कैसे समान, कि सर मैंने क्या लिख दिया, ये 6 और ये कितना लिख दिया 8। अब इस 6 में क्या है 3 गुणा 2 और इसमें क्या है 4 गुणा 2। तो सर ये तो क्या है, दोनों समान गुणनखंड है या नहीं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। ऐसे नहीं होना चाहिए, कैसे 3/4 ऐसे हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि सर ये 3 है और ये 4 है, इसके और कर नहीं सकते। अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2, ये तो एक समान नहीं है सर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ऐसे सहभाज्य गुणनखंड ले लेंगे। अब देखो आगे हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें क्या मानना था वो हमने कर लिया। क्या कर लिया कि सर ये हमारे पास क्या है, माना परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का हमने क्या लिखा कि सर ये a बटा b या b नॉट इक्वल टू 0 के रूप में संख्या है। माना √2 परिमेय संख्या है तो a व b कोई पूर्णांक है। और ये क्या कर लिया कि √2 परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। a व b के सहभाज्य गुणनखंड मतलब समान गुणनखंड नहीं है। तो ये हम देखो करते हैं आगे। इस b को मैंने इधर गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया, √2b बराबर में a हो गया। ठीक है सर, अब मैंने क्या कर दिया, इस समीकरण का स्क्वायर कर दिया। सर स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग करने पर क्या हुआ, इस रूट का तो क्या, 2 का तो क्या हट गया, रूट हट गया, और b का क्या हो गया, b² हो गया, और बराबर में क्या आ गया, a² आ गया। सर कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। इसका क्या किया, वर्ग किया। वर्ग करने पर इसका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो क्या आ गया, इसका रूट उठाया तो 2 आ गया, b का b² बराबर a² आ गया। ठीक है सर, इसको मैंने दे दिया समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2b², अब मैं ये कह दूं 3 गुणा 5। ठीक है, अब ये 3 गुणा 5 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, 3 से विभाजित होगा ना। तो ऐसे ही मैंने लिख दिया 2b²। तो 2b² को 2 गुणा b² लिख दूं और मैं ये कहूं कि 2 से विभाजित होगा क्या, सर 2 से तो विभाजित होगा, ये तो बिल्कुल दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ऐसे ही देखना है। यहाँ पे क्या किया है कि 2b², चूंकि 2b² 2 से विभाजित, चूंकि 2b² 2 से विभाजित होता है तो 2b² 2 से विभाजित होता है तो a² b 2 से विभाजित होगा। a से विभाजित होगा। अतः अब देखो भाई 2b² है, किससे, 2 से विभाजित हो रहा है। मैंने ये कह दिया कि AB बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा कि 8 में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब AB में जा रहा है या नहीं जा रहा है, जा रहा है। अब मैंने ये कह दिया कि सर ये AB कोई मान है, इसको लिख दिया मैंने AB। और मैंने कहा कि AB में 2 का भाग जा रहा है। इस AB में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग। अब इस एक B के बराबर जो भी मान है उसमें 2 का भी भाग जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा सर। ये तो हमें पता ही है कि जैसे मैंने कह दिया कि ये संख्या और ये संख्या क्या है, दोनों बराबर हैं। दोनों क्या है, बराबर हैं। और मैं ये कहूं कि ये हमारा राम और ये हमारा श्याम, दोनों क्या है, मित्र है सर। दोनों क्या है, मित्र है। सर ये भी पिक्चर देखने जाएगा तो ये भी जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो ऐसे ही हमारे पास ये हो रहा है, यही कंसेप्ट लग रहा है। देखो कि हमारे पास 2b² और a² दोनों क्या है, बराबर हैं। जब इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से विभाजित होगा। अतः हमने क्या मान लिया, a बराबर 2c, a बराबर 2c मान लिया। कैसे मान लिया 2c, देखो जब मैंने कहा कि 70 किससे विभाजित होता है,
2 से गुणा 3, 5 से गुणा 7 से, इससे विभाजित होता है ना, तो मैं 70 के बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7 नहीं मान सकता क्या? मैं कह दिया कि 70 है वो 2 से 5 से और 7 से विभाजित होता है, ठीक है। और मैंने ये कह दिया कि ये इससे विभाजित होता है, तो मैं इनके गुणांक नहीं मान सकता क्या? इसके बराबर नहीं मान सकता? मान सकते हैं सर। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो a का मान 6 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 2 गुणा 3, तो 2 के गुणा में कोई भी हमारे पास पूर्णांक संख्या आ सकती है भाई। अगर 6 है तो 3 आ गया, यहाँ 8 होता तो कितना आ जाता? 4 आ जाता, 10 होता तो कितना आता? 5 आता। तो इस प्रकार कोई भी क्या संख्या आ जाती? पूर्णांक संख्या आ जाती। सर कोई दिक्कत नहीं है कि C क्या है? पूर्णांक है। C एक पूर्णांक, क्या है? पूर्णांक, ठीक है। C एक पूर्णांक है। अब देखो इधर लिख देता हूं, विभाजित होता है तो 2b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो a स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूं, इधर क्या लिख दिया कि a बराबर 2c स्क्वायर है, मैंने इसका क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर यही लिख देता हूं मैं, वर्ग करने पर वर्ग किया a बराबर 2c का, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2c स्क्वायर आ गया। a स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2c स्क्वायर आ गया। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसका 2c का करेंगे तो 4c स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि a का करेंगे तो a स्क्वायर और 2c, भाई 2c का स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो 4 हो जाएगा और c का c स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब ये मान मैं कहां रख रहा हूं? समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कह रहा है कि 2b स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। इस a स्क्वायर का मान मैंने क्या रख दिया? 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर ये रख दिया। सर कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखो b स्क्वायर बराबर, मैंने इस 2 का इस 4 में भाग दिया, इधर लेके आया और इसमें भाग दे दिया 2 का, तो यहाँ 2 से भाग जाएगा कितनी बार? 2 बार जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2c स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2c स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ मुझे, 2c स्क्वायर है उसमें चूंकि 2c स्क्वायर 2 से विभाजित, 2 से विभाजित होता है, 2c स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, तो b स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। सर क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि 2c स्क्वायर, ये 2c स्क्वायर है, ये 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा c स्क्वायर, और ये 2 से विभाजित हुआ तो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब ये विभाजित हो रहा है। तो मैंने क्या कहा? यही तो कहा है, 2c स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो b स्क्वायर भी विभाजित होगा। b स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि इसके बराबर है, तो ये भी होगा। अब देखो यहाँ पे हमें 2 कंक्लूजन आ गई, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। इसमें तो क्या कहा कि जो हमारा b है वो 2 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, तो a स्क्वायर भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ 2b स्क्वायर की बात कर रहे हैं, b की बात नहीं कर रहे। यहाँ 2b स्क्वायर और किसकी? a की, a स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब a का जो गुणांक है वो कितना आ गया? 2 आ गया। और यहाँ देखो b का गुणांक है वो कितना आ गया? 2 आ गया। कहने का मतलब a का भी 2 गुणांक आ गया और b का भी आ गया। तो सर मैंने तो यहाँ पे ये कहा था पहले ही, क्या कहा था कि a और b कोई भी पूर्णांक नहीं है, सॉरी a व b के सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब समान गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गए? समान आ गए। यहाँ पे क्या आ गए? समान आ गए। यहां से थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं और यहां लिख रहा हूं, यहां से मिटा देता हूं, ये लिख देता हूं, ठीक है। b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है
तो अतः प्रमाण 1 व 2 से ए व बी के समान गुणनखंड है जो हमारे कथन का क्या है, कथन का विरोधाभास है। सर वो हमारे कथन का क्या है, विरोधाभास है, कि हमने तो कहा था लेकिन इसने तो उल्टा कर दिया। कथन का क्या है, विरोधाभास है। अतः विरोधाभास है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल जीरो से समझाया, समझ में आ गया कि बस ये क्या है कि मैंने जो एक लाइन है वो नीचे दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। ये लाइन मैंने ऊपर लिख दी। ठीक है, अब देखो एक बार और बता देता हूं मैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। √2 a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √2 को हमने क्या माना, परिमेय संख्या माना, और परिमेय संख्या का कंसेप्ट क्या होता है कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि मैंने p और q की जगह क्या ले लिया, a बटा b ले लिया। √2b बराबर a का वर्ग करने पर 2b² बराबर a²। ये जो हमारा है, इस b को मैंने इधर भेज दिया, ये गुणा में जाएगा, इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 2b² बराबर a² बाई रूट का स्क्वायर करते क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। चूंकि 2b², ये 2b² है, 2 से विभाजित होता है। ये किससे विभाजित होता है, 2 से होता है। भाई मैं ये लिख दूं कि 2 गुणा 5 और इसको 2 से विभाजित करूं तो 2 से होगा ना। ऐसे ही हमारे पास क्या है, 2b² है, तो इसको 2 गुणा b² लिखेंगे तो 2 से होगा या नहीं होगा, इसका मतलब 2 से विभाजित होगा सर ये तो। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैंने कह दिया कि a² को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि ये a² के बराबर है। अब दूसरा क्या लिया कि यदि a से विभाजित है, a² को विभाजित करेगा, तो हमारे पास अभी हमने क्या पढ़ा था 2.3 में, ये तो 2.4 है, 2.3 में क्या पढ़ा था कि a² को विभाजित करता है तो किसको करेगा, a को भी, अतः a को भी विभाजित करेगा। a² को विभाजित करता है तो a को भी करेगा। अब a बराबर कितना मानेंगे, 2c, क्योंकि ये क्या है, a बराबर 2c, क्योंकि 2 क्या है, इसका a का गुणनखंड है, तो c एक क्या है, पूर्णांक है। अब इसका वर्ग करने पर क्या है, a² बराबर 4c²। अब यहां से a² का मान उठाकर मैंने कहा रख दिया, समीकरण 1 में, तो ये 2b² बराबर 4c² और b² बराबर 2c²। अब इस पर भी वही कंसेप्ट लग रहा है कि 2c² 2 से विभाजित है तो b² 2 से विभाजित होगा, अतः b 2 से विभाजित है। अब यहां देखो b और a दोनों का क्या आ गया, समान गुणनखंड, 2 इसमें भी 2, और जबकि हमने क्या कहा था कि सहभाज्य गुणनखंड नहीं है, कहने का मतलब समान नहीं है। समान गुणनखंड नहीं है तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ विरोधाभास हो गया। क्या a व b के समान गुणनखंड है, जो हमारे कथन का विरोधाभास है, अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, कि जैसे मान लो मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। मैंने क्या लिख दिया कि यहाँ पे √2 की जगह कितना लिख दिया, 5 लिख दिया या 3 लिख दिया। चलो 3 ले लेते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट है आपका 2.5 उसमें दिया हुआ है √3 एक अपरिमेय संख्या है, और इसका क्या देना है, प्रमाण देना है। तो इसका प्रमाण देने के लिए हम क्या करेंगे, बस कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ क्या मानेंगे, √3 मान लेंगे, ये √3 मान लिया। यहाँ क्या मान लेंगे, √3 मान लेंगे। वही हमारे पास सेम, बस √3 परिमेय संख्या है तो a व b कोई भी पूर्णांक है, a व b यहाँ पे √2 की जगह क्या मानोगे, 3।
और √3 का रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा सर, ये 3 आ गया। अब 2b² नहीं आएगा, 3b² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3b² आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 3b²। और किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। तो a² भी 3 से विभाजित होगा। अतः a को b विभाजित करेगा। a को विभाजित करेगा कौन करेगा, 3 करेगा। a बराबर 3c, यहाँ कितना ले लेंगे, 3c ले लेंगे, 3c ले लेंगे। इसका वर्ग किया तो हमारा a² और यहाँ कितना आ जाएगा, 9c² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9c²। समीकरण 1 से समीकरण 1 ये रहा। इसमें क्या रख देंगे हम, इसमें यहाँ तो कितना था, 3b² था और यहाँ कितना, 9c²। ठीक है। अब यहाँ 3 का 9 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि 3c² 3 से विभाजित है तो b² भी 3 से विभाजित होगा। अतः b भी 3 से भाजित है कि नहीं है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारे पास वही क्या आ गया, इधर भी 3 आ गया और इधर भी 3 आ गया, दोनों का गुणनखंड क्या आ गया, 3 आ गया। अतः हमारे पास क्या है, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही तो लिखना है, सेम कथन है, सेम। अब इसकी जगह जैसे मान लो कितना आ जाए, √5 आ जाए सर ये आ गया √5, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी नहीं करना। जैसे एक सवाल समझाया ना, बिल्कुल आराम से समझाया मैंने कि ये 5 क्या है, परिमेय संख्या है। हमने माना है ये परिमेय संख्या, ये लिख दिया कि हमने क्या माना है, एक परिमेय संख्या है। तो a व b कोई क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, कोई पूर्णांक संख्याएं हैं जिनके क्या है, गुणनखंड समान नहीं है, जिनके गुणनखंड समान नहीं है। ये हमने ले लिया कि सर इनके गुणनखंड समान नहीं है। तो सर इसको a/b के रूप में, a/b का क्या क्यों लिखा सर, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए मैंने a/b के रूप में लिख दिया सर। ठीक है। अब यहां क्या किया कि ये हमारे पास है √5, इसकी तरफ हम इसको क्या ले गए, समीकरण को सरल करेंगे, भाई सरल ही तो करेंगे। ये b है तो b को इधर ले जाएंगे तो गुणा में जाएगा, इधर भाग में तो इधर गुणा में जाएगा, ये गुणा में चला गया। अब इसका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, क्योंकि √5 है तो इसको सरल कैसे करें, इसलिए मैंने इसका वर्ग कर दिया। वर्ग किया तो 5 का वर्ग कितना आ गया, 5 का वर्ग कितना, सॉरी इसका √5 का किया तो इसका रूट हट गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5b² बराबर a²। अब चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 5b² 3 से नहीं 5 से, 5b² किससे होगा, 5 से विभाजित होता है, तो a² किससे, 5 से विभाजित होगा। अतः a को b विभाजित करेगा। क्यों, क्योंकि 2.3 का कथन हमने पढ़ा है, a को विभाजित करेगा। a बराबर 3c कहने का मतलब a बराबर 5c मान लेंगे। यहाँ पे एक पूर्णांक है तो इसका वर्ग करने पर ये वर्ग कर दिया, a² बराबर कितना आ जाएगा, 25। भाई 5 का स्क्वायर कितना, 25c²। समीकरण 1 से ये हमारा समीकरण 1 रहा, इसमें हम रख देंगे क्या है, 5b है, तो 5b² बराबर यहाँ 9 की जगह कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा सर। c² b² बराबर 3c² आ गया, b² बराबर 3c²। चूंकि 3 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या मानते आ रहे हैं, 5 मानते आ रहे हैं। ठीक है। तो 20, भाई 5 का 25 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यहाँ से 5 हट जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा, 5। देखो इसको मैं सरल करके बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर जी डायरेक्ट ही बता रहे हैं, तो देखो b² इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, c², 5 से काटोगे तो कितना हो गया, 5c²। और ये मैंने क्या लिखा है, b² बराबर 5c²। या चूंकि 5c² क्या, 5c² किससे विभाजित होगा, 5 से होगा सर। किससे, 5 से विभाजित है तो 5 से विभाजित होगा। तो b² भी 5 से विभाजित होगा।
अतः b 5 से भाजित है। अतः b भी क्या है 5 से भाजित। तो यहाँ पे समान गुण क्या आ गया, यहाँ भी 5 आ गया और यहाँ भी 5 आ गया। अतः 5 क्या है, एक समान क्या है, गुणनखंड है। जबकि हमने क्या माना था, a में b का गुणनखंड अलग अलग है। तो यहाँ पे अतः 5√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। सर ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखो और करते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ। ये हमारे पास जो प्रमेय का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया।